हेलो क्लास, कैसे हैं सब लोग? बड़े एकदम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? जीडीपी एंड वेलफेयर। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, उसमें हम नेशनल इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। क्या? जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है। तो यार अभी तक हमने क्या करा है? हमने आपको बताया है कि आपकी जो जीडीपी है उसमें हमने दो पार्ट करे थे। एक जीडीपी थी आपकी नॉमिनल जीडीपी, एक जीडीपी थी आपकी रियल जीडीपी। अभी तक आपने वो लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा जिसमें हमने रियल और नॉमिनल में डिफरेंस पढ़ाया था, तो प्लीज वो देखिएगा। वो उसको समझना जो है यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से अगर ओवरव्यू दूं तो नॉमिनल जीडीपी एक ऐसी जीडीपी थी जो कैलकुलेट होती थी करंट ईयर प्राइसेस पे, और रियल जीडीपी एक ऐसी जीडीपी होती थी जो कैलकुलेट होती थी बेस ईयर प्राइसेस पे। अगर मैं बात करूं रियल और नॉमिनल में से, दोनों में से बेटर हमें कौन एक ट्रू पिक्चर दिखाती है, तो मैंने आपको बताया था जी रियल जीडीपी जो है वो दोनों में से बेटर है। क्यों सर? क्योंकि रियल जीडीपी हमारी ग्रोथ दिखाती थी कब? जब एक्चुअल में हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती थी तब। लेकिन नॉमिनल जीडीपी प्रोडक्शन की वजह से तो ग्रोथ दिखाती है, हालांकि कई बार ऐसा सिचुएशन देखा था कि प्राइस में इंक्रीज आने की वजह से हमारी नॉमिनल जीडीपी जो है वो ग्रोथ दिखा रही है, तो वहां पे एक्चुअल में ग्रोथ हो नहीं रही थी, बट स्टिल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ दिखा रही थी। तो दोनों में से रियल जीडीपी हमें एक ट्रू पिक्चर दिखाती थी। हाँ जी सर। अब आज का जो टॉपिक है ना यार, वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। अब जीडीपी एंड वेलफेयर क्या है? देखो, सबसे पहली बात, थोड़ी हेडिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या है। आपको जो है बोर्ड्स में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है क्या कि जो जीडीपी है, जो हमारी जीडीपी है, कोई भी, चाहे रियल हो, चाहे नॉमिनल हो, चाहे नेशनल इनकम, जीएनपी की बात करें, किसी की बात करें, क्या वो वेलफेयर के लिए अच्छी है? क्या जीडीपी एक बेटर इंडिकेटर है फॉर वेलफेयर? क्या वेलफेयर के लिए अच्छी है? अगर जीडीपी में ग्रोथ आ रही है, क्या उसका मतलब हमेशा ये होगा कि वेलफेयर के लिए अच्छा हो रहा है, लोगों के लिए अच्छा हो रहा है, सबका भला हो रहा है? सर, इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है। और अगर मैं इसके आंसर की बात करूं कि जीडीपी वेलफेयर के लिए अच्छा है या नहीं, तो आपको इसका आंसर करना है नहीं। सर क्या? नो, जीडीपी इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। जीडीपी जो है वो चाहे नॉमिनल चाहे रियल, कोई भी, दोनों की बात हो रही है यहां पे, जो जीडीपी है वो वेलफेयर के लिए बेटर इंडिकेटर नहीं है। नो आंसर है। और अगर आपसे वो पूछेगा कि रीजन बताइए अपने, तो आज हमें वही पढ़ने हैं कि क्यों हम जीडीपी को एक बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर नहीं बोल रहे। उसके रीजन क्या है, वो रीजन आज हमें क्लास में पढ़ने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो आइए फर्स्ट रीजन से स्टार्ट करते हैं। आंसर क्या है? क्या जीडीपी वेलफेयर का बेटर इंडिकेटर है? सर नहीं, आंसर है नो, जीडीपी इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। फिर आप अपने पॉइंट स्टार्ट करेंगे, क्यों आपने ऐसा बोला, इन फॉलोइंग रीजन की वजह से। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। सर क्या मतलब है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी? पहले से रीड करते हैं। कह रहे हैं देयर मे बी अ सिचुएशन where benefits of GDP is taken by specific group of people only and not every individual is benefited from it। सर क्या मतलब? सर कुछ समझ ही नहीं आया भाई। आराम से तोड़ के एक एक पार्ट को समझेंगे। कह रहे हैं कई बार एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पे जो जीडीपी का बेनिफिट है, मतलब जो जीडीपी का जो बेनिफिट है ना, वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही है, और हर एक इंडिविजुअल को वो बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्या बोला? कई बार एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इस तरीके से हुआ है मेरे भाई कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को तो जीडीपी का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कई इंडिविजुअल ऐसे जिन्हें उस जीडीपी की ग्रोथ से बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। सर मतलब आइए समझते हैं इसे। यार मान लीजिए यहां पे ना मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। इकोनॉमी में हम दो लोग हैं। सर दो लोग होते हैं क्या? नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो हम दो लोग हैं इकोनॉमी में, ठीक है, सिर्फ हम दो लोग हैं इकोनॉमी में। अब क्या हुआ? इकोनॉमी में दो लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए की हमने पूरी गुड्स एंड सर्विसेज जो मिस्टर ए ने प्रोड्यूस करी है उसकी हमने वैल्यू निकाली, और हमने मिस्टर ए की जो जीडीपी निकाली, फॉर एग्जाम्पल वो निकाली 1 लाख रुपीज। कितनी निकाली सर? 1 लाख रुपीज मिस्टर ए की जीडीपी निकाली। ओके सर, मिस्टर बी की जीडीपी निकालते, मिस्टर बी की 10,000।
दोनों की हमने इंडिविजुअली जीडीपी निकाली। हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंट्री में दो लोग हैं सर, इकोनॉमी में दो लोग हैं, एक ए प्रोड्यूसर है, एक बी प्रोड्यूसर है। ए ने जो प्रोडक्शन करी उसकी टोटल वैल्यू निकाली, ए की जीडीपी 1 लाख आ गई। मतलब इंडिया की इकोनॉमी की जो जीडीपी है उसमें ए का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख है और बी का कितना 10,000। तो जो टोटल इकोनॉमी की जीडीपी निकल के आई वो आई कितनी सर 1,10,000। कितना 1,10,000 टोटल जीडीपी निकल के आई। ठीक है, ये था प्रीवियस ईयर में, मान लो 2020 की बात है। अब होता क्या है ना, होता क्या है, ये जो जीडीपी है ये 2020 की बात है। ये जीडीपी नेक्स्ट ईयर 2021 में ये 1,10,000 की जीडीपी जो है ना वो बढ़ के 2 लाख की हो गई। क्या 1,10,000 की जीडीपी जो 2020 में थी, कैसे थी सर? ए ने इतना कंट्रीब्यूट करा था, बी ने इतना कंट्रीब्यूट करा था और दोनों की जीडीपी कंट्रीब्यूट करके हमने पूरी इकोनॉमी की जीडीपी 1,10,000 निकाल दी। कब सर? ये जीडीपी 2020 की। और नेक्स्ट ईयर 2021 में जो जीडीपी हमारी वो कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, मजा ही आ गया सर। जो जीडीपी है उसने ग्रोथ दिखा दी बढ़िया। हाँ सर बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मेरे भाई अभी ना आपको दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जीडीपी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट। ठीक है सर, अब इसके पीछे की कहानी पता है क्या हुआ? जब हमने इसको स्टडी करा ना तो हमने देखा कि मिस्टर ए जो है इस 2 लाख 2021 में जो 2 लाख की जीडीपी है उसमें मिस्टर ए का कंट्रीब्यूशन पता कितना है? 1,90,000। सर कितना है? 1,90,000 मिस्टर ए का कंट्रीब्यूशन है 2 लाख में से। और मिस्टर बी का? सर मिस्टर बी का ना लास्ट ईयर भी 10,000 था, अब भी सर 10,000 है। मतलब सर इसका ये मतलब है, आप ये बताना चाह रहे हो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की इनकम में इंक्रीज आया है, उसकी वजह से जीडीपी बढ़ी है। जीडीपी बढ़ने यहां पे, अब मैं आपको ये नहीं बताता, मैं आपको सिर्फ ये बताता 1,10,000 से 2 लाख हो गई, आप समझते भाई पूरी कंट्री ने ग्रोथ कर ली। नहीं मेरे भाई, कई बार जीडीपी जो है ना वो ग्रोथ तो दिखाती है, लेकिन उस ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को, यानी इस केस में सिर्फ ए को मिल रहा है। बी जिस सिचुएशन में पहले था वो आज भी यही है। 2020 में भी 10,000 थी, आज भी 10,000 पे अटका हुआ है। लेकिन यहां पे जो ग्रोथ दिख रही है ये किसकी वजह से दिख रही है? सर इसकी वजह से। अब अगर आपको ये नहीं बताया गया, सिर्फ इतना दिखा दिया, तो आप तो समझोगे भाई बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे पहला पॉइंट जो कह रहा है जीडीपी वेलफेयर के लिए अच्छी बात नहीं है, उसने क्या बोला कि इस रीजन की वजह से, किस रीजन की वजह से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी की वजह से। अब पढ़ो, अब समझ आएगा। क्या कह रहा है? देयर में बी अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे जो जीडीपी का बेनिफिट है, जो ये ग्रोथ है, इसका जो बेनिफिट है ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ओनली, मतलब सर इस ग्रोथ का बेनिफिट सिर्फ ए को मिल रहा है, ए की इनकम में राइज आ रहा है, ए की प्रोडक्शन बढ़ रही है। नॉट एवरी इंडिविजुअल इज बेनिफिटेड फ्रॉम इट। कह रहा है बी तो भाई यहां पे कुछ है ही नहीं, बी को कोई प्रॉफिट नहीं है और बी की कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। बी जिस स्टेज पे 2020 में था वो 2021 पे भी कहां है? वहीं का वहीं है। तो पहले पॉइंट जो हमारा जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर है, आंसर नो। पहला रीजन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इस वजह से जो है हमारा जीडीपी जो है वेलफेयर के लिए एक बेटर इंडिकेटर नहीं है। चलिए जी एक पॉइंट हो गया, आई होप आपने नोट कर लिया। हायर देन द रेट ऑफ, मिट गया मेरे से। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं सर। सेकंड पॉइंट, जीडीपी जो है वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है, इसका सेकंड रीजन दो सर। एक तो समझ आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी गलत तरीके से, मतलब जो जीडीपी का बेनिफिट है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ना कि हर एक इंडिविजुअल को रहा है। तो आप वेलफेयर के लिए उसे अच्छा नहीं बोल सकते ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सेकंड पॉइंट कह रहा है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सर मतलब समझेंगे, इससे पहले रीड करते हैं। कह रहा है इफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन, क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हायर है किससे? देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। ओके सर, जीडीपी जिस रेट से बढ़ रहा है उससे ज्यादा रेट से अगर आपकी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कह रहा है दिस विल लीड टू फॉल आ जाएगा किसमें? पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड, सर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी क्या होता है समझाएंगे अभी, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एज अ रिजल्ट ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी टेंड्स टू फॉल। ओके, कह रहा है अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है
किससे? रेट ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी। उसकी वजह से आपकी पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है उसमें आ जाएगा फॉल, और इस फॉल की आने की वजह से जो ओवरऑल वेलफेयर है सोसाइटी का वो क्या हो जाएगा? वो टेंड्स टू फॉल, वो भी फॉल हो जाएगा। सर अब ऐसे समझ नहीं आ सकता, एग्जांपल दोनों प्लीज। देखो भाई क्या है, आपको फिर से एक एग्जांपल देते हैं भाई। यहां पे ना, यहां पे मैंने एक फैमिली ए की बात करी, फैमिली ए, सेकेंड पॉइंट का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। फैमिली है, फैमिली ए में जो है आपके 4 मेंबर्स है, मान लो। कितने मेंबर्स है? 4 मेंबर है, 4 लोग हैं जो आप फैमिली में है अभी इस टाइम पे। और फैमिली ए में जो फैमिली ए की इनकम है, जो फैमिली ए की क्या है? इनकम है। अब मान लो उनमें से 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, 4 के 4 काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है कोई, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, पूरी फैमिली की जो इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है सर? वो आ रही है मान लो 20,000 रुपीज पर मंथ। क्या बोला मैंने? फैमिली ए है, फैमिली ए में है 4 मेंबर, और इन चारों मेंबर की जो फैमिली इनकम है मिला के वो 20,000 पर मंथ आ रही है। अब पता है क्या हुआ मेरे भाई? अब पता है क्या हुआ? हमने जो है ना बोला नेक्स्ट मंथ अगले मंथ जो फैमिली इनकम है ना, जो फैमिली इनकम है वो बढ़ के 40,000 पर मंथ हो गई। सर क्या सीधा डबल? सर हाँ भाई सीधा डबल। फर्स्ट मंथ में 20,000 पर मंथ थी फैमिली ए की फैमिली इनकम, 4 मेंबर थे। यहां पे नेक्स्ट मंथ 40,000, नेक्स्ट मंथ नहीं नेक्स्ट ईयर कर लो, थोड़ा नेक्स्ट मंथ में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, पता चलेगा क्या नेक्स्ट मंथ में क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया, 40,000 पर मंथ हो गई एक साल में। अब यहां पे अगर मैं देखने को बोलूं, आप कहोगे सर क्या बात है सर, मौज कर दी बिल्कुल ही आपने तो। 20,000 पर मंथ थी और नेक्स्ट ईयर 40,000 पर मंथ, सीधा डबल का इंक्रीमेंट। हाँ भाई बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, मजा ही आ गया। लेकिन अब देखो भाई, अब देखो ये जो 4 मेंबर थे ना फैमिली में पहले, ये जो 4 मेंबर थे, ये 4 से बढ़कर पता है कितने हो गए? ये 10 हो गए। सर 4 से बढ़कर सर 6 बंदे बढ़ गए। एग्जाम्पल भाई एग्जाम्पल, एक साल में, तभी 1 महीना नहीं बोला, कहते 1 महीने में सर 6 लोग पैदा हो गए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, 4 लोग थे एक साल 2020 में, मान लो फैमिली ए में, फैमिली ए की जो इनकम है वो 20,000 पर मंथ थी। नेक्स्ट ईयर फैमिली ए की जो इनकम है वो तो 40,000 हो गई। जीडीपी ने आपको क्या दिखाया कि भाई 20,000 थी 40 हो गई। बस जब आपने अंदर जाके देखा ना, वेलफेयर ने बोला रुक 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 भाई, इधर इधर, तूने ये तो दिखा दिया क्या कि 20 से 40 हो गई, तू ट्रू पिक्चर तो दिखा। सर ट्रू पिक्चर मतलब तू नंबर ऑफ मेंबर्स तो काउंट कर। लास्ट ईयर जब 20,000 फैमिली की इनकम थी तब मेंबर्स थे 4, आज माना 40,000 है, लेकिन कितने मेंबर हो गए सर? मेंबर हो गए 10। अगर मैं पर कैपिटा इनकम निकालू इस केस में, फर्स्ट वाला पॉइंट हमने कर लिया है, अगर मैं पर कैपिटा इनकम निकालू इस केस में, तो पर कैपिटा इनकम क्या आएगी सर? पर कैपिटा इनकम आती है कैसे? पर कैपिटा इनकम क्या है? बेसिकली पर कैपिटा इनकम है आपका जो भी आपका टोटल इनकम है 20,000, जीडीपी दी आपने, नीचे आपने ले लिया नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब बेसिकली नीचे क्या ले लिया? पॉपुलेशन। तो कितनी आ गई है? 5,000 जो है वो पर पर्सन की होल्ड है। पर पर्सन मतलब 5,000 के हिसाब से रखेगा। अगर मैं पहले वाले केस में देखूं तो आपकी 20,000 4 मेंबर ले रहे तो पर पर्सन 5,000 पर कैपिटा इनकम आ गई। सेकंड वाले केस में कितनी आएगी सर? 40,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 4,000। भाई देख रहे हो आप जीडीपी जो है वो कितनी भी बढ़ जाए, अगर पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज नहीं आ रहा तो वो कोई पॉइंट नहीं है उसका बढ़ने का, बेकार बढ़ रहा है वो, कोई फायदा नहीं है। तो यही वेलफेयर ने बोला तू जीडीपी जो है ना वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। जीडीपी ने बोला भाई क्यों अच्छा नहीं है? उसने कहा पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन तू गलत कर रहा है, चलो वो समझ आ गया। दूसरा, तू ना सिर्फ अपना जो ये इंक्रीज है इसको कंसिडर करवा रहा है, लेकिन तू ये जो पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा है इसे तो देख। अगर ये 4 से मान लो 5 हुए होते, 4 से मान लो 5 हुए होते, तब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसके साथ पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी। अगर आप पर कैपिटा इनकम मान लो 40 में 5 8,000 आ रही है, 5 से 8 हो गई, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक है, तब तक ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ गई, मतलब सर आप देख रहे हो ये जो है ना ये डबल रेट से बढ़ा था, और हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 4 से 10 हुई थी, वो डबल से भी ज्यादा रेट से बढ़ी है।
तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हायर है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी से, कह रहा है इसका मतलब है आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो फॉल हो रही है। रेट ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रेट ऑफ जीडीपी कम है, तो पर कैपिटा इनकम फॉल होगी। और अगर पर कैपिटा इनकम फॉल हो रही है तो ये चीज वेलफेयर के लिए अच्छी नहीं है। जीडीपी ने तो बस आपको इतना पिक्चर दिखा दिया 20 से 40 हो गई, लेकिन ट्रू पिक्चर आपको ये तो बताया नहीं कि पॉपुलेशन कितनी थी पहले, अब पॉपुलेशन कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो वेलफेयर ने यही बोला कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्यादा रेट से हो रही है, किससे, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी से, तो पर कैपिटा इनकम फॉल होगी, जो वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है। सेकेंड रीजन यही है। ठीक है जी, नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे। हाँ जी, तो हमने जो है थर्ड पॉइंट हमारा अब चलेगा। 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। हो सकता है कि जो जीडीपी का बेनिफिट है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल तक मिल रहा हो, एवरी इंडिविजुअल को नहीं मिल रहा हो। सर सेकंड पॉइंट क्या था, अगर आपका जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हो रहा है, तो उस केस में आपकी इकोनॉमी की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो फॉल होगा, जो वेलफेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जीडीपी कितना भी ग्रो कर जाए, अगर आपकी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी फॉल हो रही है, मतलब पॉपुलेशन और ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रही है, तो वो वेलफेयर के लिए अच्छी बात नहीं है। थर्ड पॉइंट जिसकी वजह से जीडीपी एक बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर नहीं है, वो है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। क्या नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस? सर नाम से समझ आया होगा क्या होते हैं यार। इट रेफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। गुड्स और सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो गए बट नॉट एक्सचेंज थ्रू मनी। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब है कि आपने जो है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई गुड या कोई सर्विसेज तो रिटर्न कर दी, मतलब मैंने जो है किसी थर्ड पार्टी को कोई गुड दे दिया या कोई सर्विसेज दे दी, लेकिन बदले में उसने मुझे मनी नहीं दी। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस तो हुए, रेंडर तो हुई है सर्विस, लेकिन कोई एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं हुआ। सर क्यों, कब होता है ये, पढ़ेंगे। कह रहे मेनी नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। क्यों करते हैं सर? सर लव एंड अफेक्शन। सर कौन सा लव भाई, वो मस्ती नहीं, वो वाला लव नहीं, कौन सा लव सर? यहाँ पे उस लव एंड अफेक्शन की बात कर रहे हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों से कर रहे हैं। ठीक है, अब कई सारी सर्विसेज जो है आपकी मम्मी जो है वो आपके लिए देती है, मतलब खाना बनाती है भाई, घर की साफ सफाई करती है, आपको भाई स्कूल छोड़ने जाती थी पहले, पता नहीं कितनी सारी सर्विसेज देती है। अब यहाँ पे जो आपकी मदर है जो आपको सर्विसेज दे रही है, सर सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है सर, लेकिन क्योंकि आपने इन टर्म्स ऑफ मनी उन्हें रीपे नहीं किया, उन्होंने उनकी पेमेंट नहीं करी, इसीलिए जीडीपी जो है ऐसे ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड कर देती है। जीडीपी में अगर कोई नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है वो इंक्लूड ही नहीं होता, लेकिन वेलफेयर ने बोला भाई क्यों। यहां पे वेलफेयर ने क्वेश्चन उठाया कि सर्विस और गुड्स तो एक्सचेंज हुए, तो आप क्यों जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम ऐसे ट्रांजैक्शन जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है उन्हें इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे आप? तो इसी वजह से जीडीपी ने, वेलफेयर ने जीडीपी को एक बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर नहीं बोला। कह रहा भाई नहीं है। क्या आगे पढ़ेंगे, कह रहा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज बहुत सारी ऐसी है जो लव एंड अफेक्शन के थ्रू करी जाती है और वो वैल्यूएट नहीं की जा सकती इन टर्म्स ऑफ मनी। दस नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ एक्सचेंज और थ्रू बार्टर। बार्टर पता है ना, जहां पे कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज मिलती है। कह रहे ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो हाउसवाइफ ने करा या बार्टर सिस्टम के द्वारा एक गुड दिया दूसरा गुड ले लिया, मनी तो एक्सचेंज नहीं हुई। अब यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि मनी इन्वॉल्व नहीं है तो जीडीपी कहती है भाई हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन वेलफेयर कह रहा है इंक्लूड करो। यहां पे एक दिक्कत आ गई। कह रहा है विच इंक्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर। अब ये सारी एक्टिविटीज जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन हम इन्हें मेजरमेंट ऑफ जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। ओके सर, फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, सेकंड पॉइंट आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम फॉल हो रही है, दिक्कत वाली बात है। और थर्ड है आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कि अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जहां पे गुड्स और सर्विसेज तो प्रोड्यूस हुए हैं लेकिन वो एक्सचेंज नहीं हुए इन टर्म्स ऑफ मनी, उस केसेस में आपका वेलफेयर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जीडीपी जो है वो इंक्लूड नहीं करता ऐसे ट्रांजैक्शंस को, इसीलिए जीडीपी इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। ओके सर एक और पॉइंट बताओ यार। देखो एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपका? फोर्थ पॉइंट आपका बन सकता है चेंज इन प्राइसेस। चेंज इन प्राइसेस, इसे समझते यार थोड़ा। देखो भाई क्या हुआ यार, ये बात थी क्या 2020 की।
2020 में आपकी जो आउटपुट प्रोड्यूस्ड है, आपका क्या है, आउटपुट प्रोड्यूस जो है वो है 10,000 यूनिट्स का। आपका जो प्राइस चल रहा था, प्राइस जो था वो था सर 10 रुपीज पर यूनिट। क्या 10 रुपीज पर यूनिट का प्राइस चल रहा था। अब यहां पे मेरा नॉमिनल जीडीपी निकालता हूं, नॉमिनल जीडीपी निकाल रहा हूं। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है सर, करंट ईयर का आउटपुट लो 10,000, उसे मल्टीप्लाई कर दो करंट ईयर के प्राइसेस से। 2020 में प्राइस का 10। अगर आपने लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा रियल नॉमिनल वाला, प्लीज देख लीजिएगा। करंट ईयर का आउटपुट लिया, करंट ईयर का प्राइस लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना है भाई सर 1 लाख की आपकी नॉमिनल जीडीपी आ गई। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2021 की बात करता हूं मैं। इसमें आपका जो आउटपुट प्रोडक्शन है वो कितना है सर 10,000 यूनिट्स। आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है, 10,000 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। प्राइस जो चल रहा है पर यूनिट का, वो प्राइस है मान लीजिए 15 रुपीज पर यूनिट। अब अगर इस केस में मैं आपकी नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करूंगा तो नॉमिनल जीडीपी में क्या करते हैं सर, 2021 का करंट आउटपुट लो, 2021 का करंट प्राइस लो। नॉमिनल जीडीपी मेरे भाई हमेशा कैलकुलेट करेंगे आप एट करंट ईयर प्राइसेस पे। तो आपने क्या लिया, 2021 का आउटपुट लिया, 2021 का ही प्राइस लेना है, तो जो नॉमिनल जीडीपी निकलेगी वो निकलेगी 10,000 इंटू 15 के हिसाब से, विच इज 1.550 लाख, मतलब 1,50,000। क्लियर, कुछ नहीं करा, नॉमिनल जीडीपी निकाली 2 ईयर की। इस ईयर आउटपुट था 10,000, प्राइस था 10, नॉमिनल जीडीपी 1 लाख, 10,000 यूनिट्स पे 15 रुपए के हिसाब से 1,50,000। सर यहां देखो हुआ क्या है, नॉमिनल जीडीपी हमें ये दिखा रही है कि कंट्री ने ग्रो करी है, कंट्री ने क्या करी है, ग्रोथ करी है। क्या ऐसा सच में हुआ है सर? नहीं, वेलफेयर आया, वेलफेयर ने बोला भाई इधर आ, तू इधर आ। ये क्या कर रहा है भाई, आपने जो है आप ये दिखा रहे हो लोगों को कि आपकी कंट्री ने ग्रोथ करी है, लेकिन क्या ये एक्चुअल ग्रोथ है सर? नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो यूनिट्स प्रोडक्शन है वो 2020 में भी 10,000 थी, वो 2021 में भी 10,000 है। मेरे भाई आपने जो प्रोडक्शन बढ़ाई है या कम करी, कुछ प्रोडक्शन में चेंज हुआ है आपकी? सर नहीं, जितनी लास्ट ईयर प्रोडक्शन है इस ईयर भी सेम प्रोडक्शन है। आपकी जो जीडीपी में ग्रोथ आ रहा है वो किस रीजन की वजह से आ रहा है सर? वो आ रहा है प्राइस में इंक्रीज आने की वजह से। और भाई अगर प्राइस में इंक्रीज आने की वजह से आपकी जीडीपी ग्रोथ कर रही है तो वो ग्रोथ नहीं है, वो तो ये शो कर रहा है आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है। यहां पे आउटपुट में कोई इंक्रीज आया है सर? आउटपुट में थोड़ी कोई इंक्रीज आया है। यहां पे जीडीपी जो ग्रोथ दिखा रही है वो क्यों दिखा रही है? क्योंकि प्राइसेस में चेंज आ रही है। अगर प्राइसेस में चेंज आने की वजह से नॉमिनल जीडीपी आपकी ग्रोथ दिखा रही है तो वेलफेयर ने बोला ये वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए अच्छी बात नहीं भाई, आप तो लोगों के लिए बेकार चीज है। तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं आपकी कंट्री में, इन्फ्लेशन हो रही है, अच्छी बात थोड़ी है। तो यहां पे आपको क्या बोला कि चेंज इन प्राइस इस तरीके से अगर हो रहा है तो यहां पे जीडीपी तो दिखा रही है ग्रोथ, लेकिन वो वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है। तो पहला पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, सेकंड पॉइंट आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, थर्ड पॉइंट नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को जीडीपी इंक्लूड नहीं करता बट वेलफेयर कहता है कि इंक्लूड करो। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार जीडीपी जो है वो इंक्रीज दिखा देता है, किस वजह से? प्राइस में चेंज आने की वजह से, लेकिन वो वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है। 4 पॉइंट हो गए हैं, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, हमने अभी तक 4 पॉइंट कंप्लीट करे। 5th पॉइंट क्या है हमारा? कह रहा है एक्सटर्नैलिटीज। भाई एक्सटर्नैलिटीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस पॉइंट को जरूर लिख कर आना। भले आप उनमें से कोई एक पॉइंट, वैसे तो 5 के 5 इंपॉर्टेंट है बट स्टिल ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब समझते हैं इस टर्म का मतलब क्या है। कह रहा है जीडीपी बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर नहीं है। 4 रीजन वो दे दिए। एक रीजन क्या है? एक्सटर्नैलिटीज की वजह से। सर एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? दीज रेफर्स टू बेनिफिट्स और हार्म्स which a firm or an individual causes to others but for which they are not paid। भाई देखो यहां पे सिर्फ आपको क्या मतलब समझना है। देखो एक्सटर्नैलिटीज का अगर मैं आपको एक मतलब समझाऊं, एक समरी में समझाऊं बिल्कुल क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात तो एक्सटर्नैलिटीज क्या है सर? ये ना वो बेनिफिट्स या वो हार्म्स है जो कि कौन दे रहा है? जो कि सर दे रहा है कोई भी फर्म
या फिर कोई भी इंडिविजुअल किसको, अदर्स को, दूसरे लोगों को, एनवायरमेंट को, वेलफेयर को, कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट या किसी भी तरह का हार्म जो एक फॉर्म या इंडिविजुअल दे रही है अदर को, एनवायरमेंट को, वेलफेयर को, किसी और पर्सन को, किसी को भी, और उसके बदले, इस बेनिफिट या इस हार्म के बदले उसे किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही। मतलब अगर उसने कोई बेनिफिट दिया है तो उसे रिटर्न में कोई पेमेंट ना मिल रही है, अगर उसने कोई हार्म दिया है तो उस हार्म को देने के बदले उसे कोई पेमेंट देनी भी नहीं पड़ रही। मतलब सर एक्सटर्नैलिटीज क्या है? दीज रेफर्स टू बेनिफिट्स और हार्म्स विच अ फर्म और एन इंडिविजुअल causes to others but for which they are not paid। आपको तीन बातों का ध्यान रखना है, बेनिफिट भी हो सकता है, हार्म भी हो सकता है। कौन देगा? फॉर्म, इंडिविजुअल देगा अदर्स को, वेलफेयर को, एनवायरमेंट को, और उसके बदले वो पेमेंट नहीं कर रहा, ना रिसीव कर रहा है ना पे कर रहा है। सर इसका एग्जाम्पल दो ना। एग्जाम्पल आपको देते अच्छे से, पहले आई होप आपने नोट करा हो। जो एक्सटर्नैलिटीज है ना, बेसिकली एक्सटर्नैलिटीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। देखो, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, एक कौन सी मेरे भाई? पॉजिटिव, और एक है आपकी नेगेटिव। दो तरह की एक्सटर्नैलिटीज है। एक्सटर्नैलिटीज क्या है? बेनिफिट और हार्म विच अ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेज टू अदर बट फॉर विच दे आर नॉट पेड। सर एक्सटर्नैलिटीज है दो टाइप की। पेपर में आपको पहले एक्सटर्नैलिटीज को अगर ये पॉइंट लिख रहे हो पहले डिफाइन करना, फिर ये बताना कि दोनों टाइप की है। पॉजिटिव में याद रखना, आप जो है वेलफेयर के लिए कोई बेनिफिट दोगे। पॉजिटिव में आप क्या दे रहे हो? अगर आप किसी तरह का बेनिफिट दे रहे हो तो बेनिफिट देने के बदले आपको पेमेंट मिलनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं मिल रही, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। नेगेटिव में आप वेलफेयर या सोसाइटी या एनवायरमेंट को किसी तरह का हार्म दे रहे हो। अब हार्म पहुंचाने के लिए आपको उस सोसाइटी, उस एनवायरमेंट, वेलफेयर को कुछ पेमेंट करनी चाहिए, नुकसान देना चाहिए भाई, जो आपने पेनल्टी लगेगी आप पे, आपने हार्म कैसे पहुंचाया, लेकिन आपको नहीं पे करनी पड़ रही। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में आप बेनिफिट दो। सर पॉजिटिव का एग्जांपल दो ना यार। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में ना, मान लो एक इंडिविजुअल है, उसने ना पब्लिक पार्क खोल दिया, पब्लिक गार्डन या पब्लिक पार्क, कुछ भी बोला, वो खोल दिया। अब जब वो इंडिविजुअल पब्लिक पार्क या पब्लिक गार्डन खोलेगा, उससे कितने सारे लोगों को हेल्थ बेनिफिट होंगे, एनवायरमेंट को कितना फायदा होगा, ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, बच्चे खेलेंगे, कितना सारा वेलफेयर को बेनिफिट दे रहा है ना वो बंदा। हाँ सर बिल्कुल दे रहा है। यहां पे वो बेनिफिट तो दे रहा है पब्लिक गार्डन खोल के, लेकिन क्या उस बेनिफिट के बदले उसको कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है? सर नहीं हो रही, उसने कोई पेमेंट रिसीव नहीं करी। तो जीडीपी में ना ये जो बेनिफिट उसने दिया है वो इंक्लूड नहीं होगा। सर नहीं होगा। वेलफेयर यही तो कह रहा है, क्यों नहीं हो रहा भाई? उसने एनवायरमेंट को, वेलफेयर को इतना अच्छा बेनिफिट दिया, तो उसकी जो है वैल्यू आप जीडीपी में क्यों इंक्लूड नहीं करे? लेकिन जीडीपी इंक्लूड नहीं करती, इसलिए वो बेटर इंडिकेटर वेलफेयर नहीं है। सर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में एक इंडिविजुअल, एक फर्म हार्म दे रही है। सर हार्म मतलब सर कोई इंडस्ट्री है, वो ना एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कर रही है, उसका जो वेस्ट होता है उससे एयर पॉल्यूट हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है। अब यहां पे वो एनवायरमेंट को कितना सारा हार्म दे रहा है, ठीक है ना? एनवायरमेंट का जो ऑक्सीजन है उसको गंदा कर रहा है, वाटर को गंदा कर रहा है, आपका वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है इतना सारा। अब वो जो फॉर्म, वो जो इंडिविजुअल है, वो इस हार्म को दे तो रहा है वेलफेयर में, वेलफेयर तो रिड्यूस हो रहा है, लोगों का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या उसे कोई पेमेंट करनी पड़ रही है? सर नहीं करनी पड़ रही। वेलफेयर कह रहा है क्यों पेमेंट नहीं करनी पड़ रही? जीडीपी उसकी इनकम से उसे एक्सक्लूड, हटाओ ना इस वैल्यू को, कम करो उसकी इनकम, उससे पेनल्टी लो। क्यों नहीं ले रहे आप भाई? जीडीपी जो है इसे कंसिडर ही नहीं कर रही, इन दोनों चीजों को। कोई बेनिफिट है उसे भी कंसिडर नहीं कर रही, कोई हार्म है उसे भी कंसिडर नहीं कर रही। तो वेलफेयर ने बोला अगर कोई बेनिफिट है या कोई हार्म है उसे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इससे वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है, इससे वेलफेयर पे नुकसान पहुंच रहा है। तो वेलफेयर ने जो फिफ्थ पॉइंट दिया वो था एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? कोई भी बेनिफिट और कोई भी हार्म जो एक इंडिविजुअल या एक फर्म दे रहा है अदर्स को और उसके बदले वो पेमेंट नहीं कर रहा। एक्सटर्नैलिटीज दो टाइप की है, एक होती है पॉजिटिव, इसमें वो बेनिफिट दे रहा है, जैसे पब्लिक गार्डन, पब्लिक जो पार्क्स वगैरह बना दिए, हेल्थ बेनिफिट दे रहा है। और दूसरी होती है नेगेटिव, जिसमें क्या हो रहा है, वो किसी तरह का हार्म दे रहा है। हार्म मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है लार्ज अमाउंट में। तो इन दोनों सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो वेलफेयर पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन जीडीपी उसे इंक्लूड नहीं कर रही।
तो ये आपके 5 पॉइंट थे जीडीपी एंड वेलफेयर में। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आपका थ्योरी में। तो आप प्लीज इन 5 पॉइंट को याद करिए, अच्छे से समझिए। आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 5 नेशनल इनकम, जो कि होपफुली नेशनल इनकम का लास्ट लेक्चर होगा। हमने अभी तक पूरा नेशनल इनकम के 8 लेक्चर कंप्लीट करे। न्यूमेरिकल से थ्योरी के एक एक पार्ट को हमने कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। और लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास जो है आपकी लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9 होपफुली नेशनल इनकम का, जिसमें हम अपना एक और थ्योरी का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को फिनिश करेंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 9 पे नेशनल इनकम के।